आज का चैप्टर 16 हमारा टॉपिक है RLC सीरीज सर्किट। इसका दूसरा नाम है रेजोनेंस सीरीज सर्किट। रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन दिस सर्किट, वो कैसे होती है इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ये आपकी एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई, एसी अल्टरनेटिंग करंट आ रही, वोल्टेज आ रही और उससे अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। आगे तीन कंपोनेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L है और कैपेसिटर, और ये तीनों सीरीज में। जब ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में हैं तो इनमें करंट की जो वैल्यू होगी वो IRMS होगी। ये पिछले आर्टिकल में भी हम पढ़ते रहे। जब कंपोनेंट सीरीज में होते हैं तो उनमें करंट सेम होती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हर कंपोनेंट का अपना अपना, इसका VR, इसका VL होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस VC होगा। हमने जब इंडिविजुअल स्टडी की थी इसकी AC सोर्स विद रेजिस्टेंस, तो AC सोर्स जब रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता था तो वोल्टेज VRMS और IRMS इन फेज होते थे। ये हमने जब इंडिविजुअल सिर्फ रेजिस्टेंस की बात की थी, और जब इंडक्टर की बात की थी तो उसमें वोल्टेज जो है वो लीडिंग था, करंट जो है वो लैगिंग थी। वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा था इसका, ठीक है, VL ये लीडिंग था, और इसमें करंट लीडिंग थी, वोल्टेज लैगिंग थी, ठीक है। ये करंट थी और VC जो है वो नीचे तक करंट लीडिंग थी कैपेसिटर के केस में। अब सबको कंबाइन किया तो इसकी वोल्टेज लीडिंग पे, कैपेसिटर की वोल्टेज लैगिंग पे, और रेजिस्टेंस की वोल्टेज हॉरिजॉन्टल। इस रेजिस्टेंस के अंदर IRMS और VR इन फेज है। तो हम फेज डायग्राम की बजाय अब इंपीडेंस डायग्राम पे गौर करते हैं। करंट वोल्टेज को छोड़ के VL इधर है, उसकी जगह पे XL ले लेते। नीचे VC है तो इसकी जगह पे XC ले लेते हैं, और रेजिस्टेंस R को अलोंग हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, अलोंग रेफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में V और I जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। V और I जो है वो सेम डायरेक्शन में, इसको अलोंग हॉरिजॉन्टल ले लिया। वोल्टेज लीडिंग थी इंडक्टर की तो उसकी रिएक्टेंस को लीडिंग ले लिया। कैपेसिटर में वोल्टेज लैगिंग थी तो उसकी रिएक्टेंस को लैगिंग पोजीशन पे ले लिया। सो इंपीडेंस डायग्राम सिंपली इतनी है कि R कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग हॉरिजॉन्टल as shown in the circuit. Current is in this direction. XL ये वाली, पहले XC can be shown by lagging line by phase angle of 90. ये एंगल जो है फेज एंगल जो है 90 का होगा, और ये लीडिंग है XL, ये एंगल जो है ये 90 का होगा। तो इस सर्किट की ये इंपीडेंस डायग्राम है। बेसिकली ये फेज डायग्राम से ही आई है, इंपीडेंस डायग्राम है। और अगर आप इसकी इंपीडेंस निकालना चाहते हैं Z, तो ये होगी अंडर रूट इन दो वेक्टर का डिफरेंस, यानी XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये इंपीडेंस की वैल्यू होगी कि ये दो वेक्टर XL और XC आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, इनका डिफरेंस देना पड़ेगा। ये इंपीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट का ये फार्मूला है। होता क्या है कि जब आपने AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो कि चेंज हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो रखी, लो फ्रीक्वेंसी रखी, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, तो लो फ्रीक्वेंसी पे XC की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, क्योंकि देखिए XC की अगर फार्मूला देखें, XC होता है 1/ओमेगा C।
ये वैल्यू कम होगी तो ये ज्यादा होगी, और जो हमारे पास XL होता है वो होता है ओमेगा L। ये वैल्यू कम होगी ना, ये कम होगी तो ये भी कम होगी, इधर उल्टा ये वैल्यू कम होगी तो XC की वैल्यू ज्यादा होगी। तो XC ग्रेटर देन XL, यानी कैपेसिटर की रिएक्टेंस, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC, रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इस केस में ये सर्किट का बिहेवियर लाइक RC सीरीज सर्किट हो जाएगा कि XC की वैल्यू ज्यादा होने से कैपेसिटिव बिहेवियर हो जाएगा, कैपेसिटेंस डोमिनेट कर रही, सर्किट विल बिहेव लाइक RC सीरीज सर्किट। अब आ जाए दूसरी एक्सट्रीम पे, जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी हाई, ये लो हो गया, ये हाई हुई तो ये हाई हो गया। अब की बार XL रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज ग्रेटर देन रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो जब रिएक्टेंस इंडक्टर की डोमिनेट कर रही है तो इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, और सर्किट इज बिहेविंग लाइक RLC सीरीज सर्किट। हाई फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी पे RC सीरीज सर्किट की तरह इसका बिहेवियर हो जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे RLC सीरीज सर्किट जैसा है। यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टेंस डोमिनेट करती है, लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर डोमिनेट करती है। इनके इंटरमीडिएट एक फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी है, जब XC XL के इक्वल होता है। आप इस AC सप्लाई की ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करें कि XC XL के इक्वल हो जाए। आप डायग्राम में भी देखें, ये दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए दे विल कैंसल आउट, दिस जितनी इसकी वैल्यू है जितनी इसकी वैल्यू है ये कैंसिल होके उस केस में Z की वैल्यू सिर्फ R आ जाती है, जो मिनिमम वैल्यू है इम्पीडेंस इस सर्किट के लिए। तो ये अगर इक्वल हो जाए सर्किट रेजोनेट करता है। पहले वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी कि सर्किट रेजोनेट करे। XC होता है 1 और ओमेगा C और XL ओमेगा L। अब ओमेगा को इधर ले आए, L को इधर ले जाए, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये L इधर जाके ओमेगा नीचे आएगा, इधर 1 ओवर LC आ जाएगा। ठीक है, ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है, ऊपर LC है, रेसिप्रोकल लिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर LC। अब ओमेगा निकालने इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ओमेगा को आपको पता है ओमेगा होता है 2 पाई है, सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी 2 पाई फाइंड करनी है, 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जो आप सेट करें, उस AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जिसको आप चेंज कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी सेट करें, ऑटोमेटिक ये कंडीशन सेट होगी कि XC XL के इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों रिएक्टेंस अपोजिट इंटरेक्शन होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगी, और सर्किट की इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगी। इंपीडेंस मीन कंबाइंड रेजिस्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट, वो मिनिमम हो जाएगा, और करंट मैक्सिमम। जब इंपीडेंस मिनिमम होगी तो सर्किट में करंट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, देखो L जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस, उसकी कोई वैल्यू होगी, गिवन इंडक्टर की इंडक्टेंस की कोई वैल्यू होगी, और जो कैपेसिटर है उसकी कोई वैल्यू होगी, गिवन होगी। वो रीड करें, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यहां से एक फ्रीक्वेंसी आएगी, वो फ्रीक्वेंसी आप लिख लें साइड पे कि ये फ्रीक्वेंसी L और C के इस वैल्यू पुट करने से इस फार्मूले में वो फ्रीक्वेंसी आई है। अब उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ सेट करेंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग सप्लाई दे, अल्टरनेटिंग सप्लाई की वो फ्रीक्वेंसी दे जो यहाँ से आई है, तो रेजोनेंस कंडीशन हासिल हो जाएगी, और इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, बाय एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लें, इधर जो है करंट लें, स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी कम है, देखिए करंट भी कम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, करंट बढ़ रही, इधर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू, ये वाली वैल्यू हाई, यानी फ्रीक्वेंसी जो हम चेंज कर रहे हैं वो एसी सप्लाई की चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे, बढ़ाते बढ़ाते वो फ्रीक्वेंसी जब इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो ये कंडीशन हासिल होगी, एक्स सी एक्स एल आपस में ये कैंसल आउट हो गए, इंपेडेंस मिनिमम होगी और करंट इन द सर्किट मैक्सिमम होगी। इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को एफ आर या इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी हम फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, अब करंट नहीं बढ़ रहा, सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी एल, उस पे करंट मैक्सिमम हुई है। फिर आप जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हाई करने से आर एल का बिहेवियर है, लो फ्रीक्वेंसी पे आर सी का बिहेवियर है। ये इसका ग्राफ है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें z मिनिमम है और r की इक्वल है, मिनिमम है r की इक्वल है, और जब r की इक्वल है तो करंट जो है ये मैक्सिमम है। करंट की क्या वैल्यू होती है, अगर IRMS की बात करें तो ये होगा VRMS ओवर Z होना चाहिए, Z की वैल्यू R आ गई है। अगर आप पीक वैल्यू की बात करें तो ये V0 ओवर R, ये दोनों वैल्यू ठीक है। और तीसरी चीज ये कि जब इम्पीडेंस Z जो इम्पीडेंस ZR की इक्वल हो जाती है ना इम्पीडेंस, तो वोल्टेज और करंट इन फेज हो जाते हैं, वोल्टेज करंट इन फेज। सो इसमें कॉस थीटा जो है वो कॉस 0,1, यानी इसका जो पावर फैक्टर है वो 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर रेजोनेंस कंडीशन के अलावा ये लो फ्रीक्वेंसी पे एक्स सी की वैल्यू ज्यादा है, एक्स सी की मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर एक्स एल, और चूंकि ये वेक्टर है एक्स सी की वैल्यू सोर्स की वैल्यू से, सोर्स का जो पोटेंशियल है जो इस सप्लाई है उससे भी उस इंस्टेंट पे ज्यादा हो सकता है, और एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स एल ज्यादा है, इसका जो पोटेंशियल है एट सर्टेन इंस्टेंट सोर्स के पोटेंशियल से ज्यादा हो सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।